हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आज हम इस वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एडवांस्ड अकाउंटिंग के सेक्शन सी के 15 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिटेल में कवर करेंगे। एज यू नो, आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने कोई भी 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लेना। और इस सब्जेक्ट के हमने सेक्शन बी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। जिसने अभी तक इसकी सेक्शन बी की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाके वीडियो देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज डिफाइन परचेज कंसीडरेशन, स्टेट द अकाउंटिंग प्रोसीडर इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ये क्वेश्चन अमलगमेशन, अब्सॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। परचेज कंसीडरेशन का सिंपल मतलब होता है जो अमाउंट ट्रांसफरी कंपनी मतलब बाइंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी को बिजनेस खरीदने के बदले पे करती है उसे परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। परचेज कंसीडरेशन क्या है? जो अमाउंट बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी को बिजनेस खरीदने के बदले पे करती है उसे परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी ए लिमिटेड दूसरी कंपनी बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज करती है। ए लिमिटेड बोलती है हम तुम्हें 20 लाख कैश देंगे या शेयर्स देंगे या फिर कैश प्लस शेयर दोनों देंगे। ये टोटल पेमेंट ही परचेज कंसीडरेशन कहलाती है। अब देखते हैं मीनिंग। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग purchase consideration means aggregate of shares and other securities issued and payment made in the form of cash or other asset by the transferee company to the shareholder of transferor company। मतलब ट्रांसफरी कंपनी जो भी पेमेंट करती है शेयर्स, डिबेंचर, कैश या फिर एसेट के फॉर्म में, उनका टोटल परचेज कंसीडरेशन होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है परचेज कंसीडरेशन का? परचेज कंसीडरेशन इक्वल्स टू शेयर्स प्लस अदर सिक्योरिटीज प्लस कैश डिवाइडेड बाय एसेट पेड टू द शेयर होल्डर। अब एक डायग्राम के थ्रू समझो। लेफ्ट साइड पर ए लिमिटेड कंपनी है और राइट साइड पर बी लिमिटेड कंपनी है। ए सेल ऑफ बिजनेस टू बी। ए ने क्या, जो ए कंपनी है उसने क्या किया, अपना बिजनेस बी कंपनी को बेच दिया। ठीक है, तो ए क्या है? ट्रांसफरर। बी क्या है? ट्रांसफरी। तो बी जो ट्रांसफरी है उसने परचेज कंसीडरेशन किसको दिया? ए लिमिटेड जो कि ट्रांसफर है। ठीक है, ए ने अपना बिजनेस बी को दिया और बी ने उसके बदले परचेज कंसीडरेशन मतलब पैसा या फिर अपने शेयर्स, बॉन्ड्स किसको दिए? ट्रांसफरर को। ठीक है, so in simple term, purchase consideration means the share and other securities issued by the transferee company to the shareholder of the transferor company plus payment made by the transferee company to the shareholder of the transferor company in the form of cash and other asset। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के मेनली 4 मेथड्स होते हैं। दैट इज लमसम पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड या फिर नेट वर्थ मेथड भी इसे कहा जाता है। थर्ड इज नेट पेमेंट मेथड एंड फोर्थ इज शेयर एक्सचेंज मेथड जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड क्या होता है? इसका मतलब है
Sometimes the transferee company agrees to pay the fixed sum to the transferor company and takes over the business. कभी कभी ट्रांसफरी कंपनी एक फिक्स अमाउंट देने को एग्री करती है, उस फिक्स्ड अमाउंट को ही परचेज कंसीडरेशन मान लिया जाता है। इस डायग्राम में देखो, ए क्या है? ट्रांसफरर, ठीक है, और बी क्या है? ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब बाय हुम ट्रांसफर, ठीक है, और ट्रांसफरी कौन है? टू हुम ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफरर कौन होता है? जो बेच रहा होता है, और ट्रांसफरी कौन होता है? जो खरीद रहा होता है। जो खरीद रहा है उससे परचेज कंसीडरेशन पे करना होता है, किसको? ट्रांसफरर को। और जो ट्रांसफर है उसे क्या करना होता है? उसे ए ट्रांसफर बिजनेस टू बी, मतलब ए ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया बी को, और बिजनेस के बदले बी ने ट्रांसफरर को क्या दिया? परचेज कंसीडरेशन दिया। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया और बोला हम टोटल 20 लाख रुपीस पे करेंगे। तो परचेज कंसीडरेशन क्या हुआ? 20 लाख, ठीक है। सेकेंड मेथड इज नेट एसेट मेथड, जिसे नेट वर्थ मेथड भी कहा जाता है। Under this method, the purchase consideration is calculated by adding the values of various assets taken over by the transferee company and deducting there from the value of the various liabilities. ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसका मतलब क्या है? इस मेथड में जितनी भी एसेट की वैल्यूज हैं उसे ऐड किया जाता है और लाइबिलिटीज की वैल्यू को माइनस किया जाता है जो ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर करती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू बैलेंस शीट वाली वैल्यू नहीं होती, बल्कि एग्रीड वैल्यू होती है जो दोनों कंपनीज डिसाइड करती है। अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन अंडर द नेट एसेट मेथड। Agreed value of the asset taken over by the transferee company. There is one important point to remember, that is asset term में cash in hand, कैश एट बैंक, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा इंक्लूड होंगे, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट एक्सेट्रा, ठीक है। और बी पार्ट लाइबिलिटीज टर्म में रिजर्व एंड सरप्लस वाले आइटम्स इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज ये शेयर होल्डर को पेबल होते हैं, थर्ड पार्टीज को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड इंक्लूड नहीं होंगे। सी पार्ट शेयर हमेशा होल नंबर में इशू होंगे, फ्रैक्शनल शेयर्स इशू नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है, जैसे कि सबसे पहले ऊपर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स लिखे हैं। सबकी अमाउंट ऐसे नील डाल दो कि मतलब कोई भी अमाउंट हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन सब अमाउंट्स का टोटल करेंगे हम। टोटल करने के बाद जो टोटल आया वो राइट साइड पर बाहर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा एसेट का टोटल है कि हमारे पास टोटल एसेट इतनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। लाइबिलिटीज में हमारे पास है एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनीज, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल, पेपर। ये क्या करेंगे हम? इनको ऐड करके बाहर अमाउंट लिखेंगे। हमारे पास जो टोटल एसेट आई थी उसमें से माइनस कर देंगे टोटल लाइबिलिटीज को, तो हमारे पास एट द एंड क्या बच जाएगा? नेट एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब वैल्यू ऑफ परचेज कंसीडरेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। The important point to remember while calculating the purchase consideration under this method are as under. The term asset will always include cash in hand and cash at bank, but shall not include fictitious assets like preliminary expenses, debentures, debit balance of surplus account, etc. Asset term में cash in hand, cash at bank, machinery, furniture, etc. include होते हैं, लेकिन fictitious asset include नहीं होते हैं, जैसे कि
preliminary expenses, debenture issue expenses, debit balance or surplus account, etc. B part, the term liabilities, it will not include appearing under the head of reserve and surplus such as general reserve, reserve fund, sinking fund, as they are payable to the shareholder and not to the third party. Liabilities term में रिजर्व और सरप्लस वाले आइटम इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज ये शेयर होल्डर को पेबल होते हैं, थर्ड पार्टीज को नहीं, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स और सिंकिंग फंड. C part is the share shall be included. Sorry, the share shall be issued in whole number and not in fractional. शेयर हमेशा whole number में इशू होंगे, fractional shares इशू नहीं किए जाते हैं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. The following are the liabilities and asset of the X Limited as on 31st March 2018. On the 1st April 2018, Y लिमिटेड ने X लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने का डिसीजन लिया. ठीक है, लाइबिलिटी साइड्स में हमने जितनी भी हमारे पास लाइबिलिटीज हैं वो सारी रिटन डाउन कर लेंगे और एसेट वो भी. उसके बाद हम टोटल करेंगे हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स का. नेक्स्ट हमारे पास डिटेल गिवन है. ऑन द 1st April 2018, Y Limited decided to purchase the business of X Limited. Goodwill of X Limited is to be valued at rupees 1 lakh. Goodwill of X Limited 1 lakh वैल्यू की जाएगी. ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू 20% रिड्यूस की जाएगी और परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज किया जाएगा 1 लाख फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशू करके. ठीक है, अब हम परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एसेट टेकन ओवर बाय द वाई लिमिटेड. गुडविल में हमारे पास कितनी है, 1 लाख. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है, 5,50,000 और फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू 90,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100. यहाँ पर हमने 20% क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डिटेल में क्या गिवन था कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20%, कि 20% जो वैल्यू है वो रिड्यूस की जाएगी जितनी भी हमारे पास अमाउंट होगी. तो 90,000 पर 20% लगाकर हमारे पास 18,000 अमाउंट आई. तो 90,000 में से 18,000 माइनस करके हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई, 72,000. तो हमारे पास फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू कितनी, हम लिखेंगे 72,000. उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 2,50,000, सन्ड्री डेटर्स 1,68,000, कैश एट बैंक 80,000. इन सब का टोटल कर लेंगे. ठीक है, टोटल करके हमारे पास कितनी अमाउंट आई, 12,20,000. और इस टोटल एसेट में से अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, लाइबिलिटीज. एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द वाई लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल. सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 1,20,000 और बिल पेबल्स की 80,000. ऐड करके टोटल लाइबिलिटीज कितनी बनी, 2 लाख. तो टोटल एसेट जो कि है 12,20,000 में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो हमारी परचेज कंसीडरेशन कितनी आएगी, 10,20,000. एट द एंड हम लिखेंगे वाई लिमिटेड विल डिस्चार्ज द purchase consideration as under 1 lakh equity of 10 each fully paid. Third point जाकर रीड करो. The purchase consideration is to be discharged in the form of 1 lakh fully paid equity shares of 10 each. ठीक है, तो 1 lakh equity of 10 each fully paid, that is 10 lakh. कैश की अमाउंट 20,000 तो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आएगा वो कितना आएगा, 10,20,000. नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारे पास नेट पेमेंट मेथड. इस मेथड के अंडर परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जैसे कि ट्रांसफरी कंपनी द्वारा शेयर होल्डर को की गई पेमेंट को ऐड करके. ये पेमेंट हो सकती है कैश की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में और डिबेंचर की फॉर्म में. ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल. एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड एज एट 31st मार्च. लाइबिलिटीज गिवन है हमारे पास, एसेट्स की वैल्यूज गिवन है. ठीक है,
In addition, कुछ point given है, that is A part, an exchange of 8 equity shares of 10 each in X Limited for each share held in the Y Limited. Second point is the shareholders of Y Limited to be paid ₹60 in cash for each share held. अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड विल गेट शेयर इन द एक्स लिमिटेड, दैट इज 5,000 इंटू 8, दैट इज 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. ठीक है, हमारे पास कितनी अमाउंट है? 4 लाख. उसके बाद कैश 5,000 कैश इंटू 60, बाहर कितने लिखेंगे? 3 लाख. हमारे पास परचेज कंसीडरेशन क्या आएगा? 7 लाख बाय एडिंग 4 लाख प्लस 3 लाख. ठीक है, उसमें एक एडिशन पॉइंट भी है. वो क्या है? अगर कंपनी शेयर होल्डर को शेयर भी दे रही है और कैश भी दे रही है तो दोनों को ऐड करके परचेज कंसीडरेशन निकाली जाएगी. इस क्वेश्चन अबव जो एग्जांपल हमने ली है उसमें भी सेम शेयर की वैल्यू भी गिवन थी और कैश भी, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया था. नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा मेथड है लास्ट, शेयर एक्सचेंज मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. इस मेथड में परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कैसे की जाती है? स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या है? Intrinsic value of a share is calculated by dividing the net asset available of equity shares holder by the number of equity share. मतलब net asset available for equity shareholder को divide करेंगे number of equity share के साथ, हमारे पास intrinsic value आ जाएगी. ठीक है, in some cases, the aggregate value of the shares of the both the company are given. कभी-कभी दोनों कंपनीज के शेयर की वैल्यू दी होती है. उस केस में परचेज कंसीडरेशन दोनों कंपनीज के शेयर की वैल्यू कंपेयर करके कैलकुलेट की जाती. ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमारे पास लाइबिलिटीज गिवन है, दो कंपनीज हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, और एसेट भी गिवन है एक्स और वाई लिमिटेड के. ठीक है, स्टेप 1 क्या है? हमने कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर. वो कैसे कैलकुलेट होगी? चलिए देखते हैं. एज द फॉर्मूला क्या है कि हमने जितने भी एसिड हैं उनको ऐड करना है. हम एक्स लिमिटेड की एसिड और वाई लिमिटेड की एसिड्स जितनी भी हैं उनको ऐड कर देंगे. ठीक है, जो जो ऐड नहीं होती उनको इग्नोर करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास टोटल एसिड आ जाएगा. उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? लाइबिलिटीज को. तो लाइबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे एक्स लिमिटेड की और वाई लिमिटेड की. सेम जो जो इंक्लूड नहीं होता लाइबिलिटीज में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे. उसके बाद जो हमारे पास टोटल एसिड आया है और टोटल लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है, टोटल एसिड में से टोटल लाइबिलिटीज जो हमारे पास है, हमने क्या करना होता है? पहले तो हम माइनस करेंगे. किसको? टोटल एसिड में से लाइबिलिटीज को. हमारे पास नेट एसिड की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज 7,50,000 जो हमें लाइबिलिटीज में गिवन है, उस पर शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 7,50,000 डिवाइडेड बाय 10, कटिंग कर कर हमारे पास कितना आएगा? कटिंग करके हमारे पास 75,000 आएगा. तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 और 9 लाख डिवाइडेड बाय 60,000. हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 और 15. एक्स लिमिटेड की क्या है? 20 और वाई लिमिटेड की 15. उसके बाद ये हमारा स्टेप 1 था. ठीक है, स्टेप 2 कैलकुलेट, इसमें क्या करना हमने? फाइंड द एलसीएम of intrinsic value of the both the companies. LCM of 20 and 15 is 60. X लिमिटेड में 60 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, हमारे पास 3 आ गई अमाउंट, और Y लिमिटेड में 60 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, उसमें 4 वैल्यू आई. अब इसकी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी. ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफरी की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज डालेंगे. सबसे पहले ट्रांसफर की बुक्स में, जो ट्रांसफर है उसकी बुक्स में एंट्री, जर्नल एंट्रीज आपको सभी को आती है कैसे डालते हैं. ये सारी जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना कि कैसे कैसे हमने ट्रांसफर की बुक्स में एंट्रीज डाली है.
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्निंग।